तो हेलो ऑफिसर्स, माय जिगर का टुकड़ास। आज हम फिनिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका रिगार्डिंग पूरे एस्पेक्ट्स है ना। एक होलिस्टिक कवरेज रहेगी, थ्योरी एंड पीवाईक्यूज। जो सोर्सेज मैंने कवर किए हैं ये है आपकी घटना चक्र, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपीपीसीएस में। फिर लक्ष्मीकांत यूपीपीसीएस प्लस अपना यूपीएससी, प्यारा यूपीएससी। एंड ये एक समरी काइंड ऑफ बुक आती है घटना चक्र की। ओके, तो सोर्स 1, सोर्स 2 एंड सोर्स 3, उसी का मैंने कंपाइलेशन बनाया है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब मैं 100 नहीं 200% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ आपको ये। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन पीवाईक्यूज एंड एक्स्ट्रा पॉइंटर्स मैं बताता रहूंगा, जस्ट टू रिवाइज, रिटेन एंड रिकॉल, ताकि आप अच्छे से मेमोराइज कर पाए। ये 3 अपने चैप्टर्स होंगे, टॉपिक सॉरी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एंड सिलिंग फीचर्स। बस मैं आपसे 2 चीज डिमांड करता हूँ। वो 2 चीज क्या है? एक तो यार आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है आफ्टर ऑफिस तो मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड जो दूसरा है वो ये कि जब भी वीडियो देखें एकदम क्या बोलूं, काम एंड कंपोज रहने का है, रश में नहीं। बस सुनो, सब याद हो जाएगा, सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आइडिया से एंड डिमांड से। किसने बात की? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। अगर आइडिया की बात आती है तो आपके दिमाग में एम एन रॉय साहब आने चाहिए। पार्टी की बात आती है ना, तो स्वराज पार्टी। एंड अगर पूछता है कि आईएनसी ने कब डिमांड की थी ऑफिशियली, तो वो 1935, ठीक है, इस तरीके से। एंड गांधी जी ने कब डिमांड की थी, एक्चुअली सपोर्ट किया था, है ना, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो था आपका इन हरिजन आर्टिकल इन 1939। ओके, तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फर्स्ट फ्लोटेड बाय एम एन रॉय इन 1934। द फर्स्ट पार्टी जिसने डिमांड किया था वो थी स्वराज पार्टी इन 1934। सेशन कौन सा था आपका? रांची सेशन। ऑफिशियल डिमांड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डन इन 1935। गांधी जी ने सपोर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया, वो था इन 1939। हरिजन आर्टिकल था उनका। इसकी लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज थी इंग्लिश, ये ध्यान रखना। एक और आर्टिकल है गांधी जी का, वो है आपका हरिजन बंधु, और जो इसकी लैंग्वेज थी वो गुजराती थी। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में रिवाइज करता रहूं, रिपीट करता हूँ फैक्ट्स, ताकि आपको एकदम आप मेमोराइज कर पाओ, है ना। 2 ब्लू प्रिंट थे अपने। एक था आपका नेहरू रिपोर्ट, उसको किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू जी ने। वहां किसके रिगार्डिंग बात हुई थी? डोमिनियन स्टेटस एंड राइट्स के रिगार्डिंग। सेकंड है आपका कराची रेजोल्यूशन, यहाँ बात हुई थी फंडामेंटल राइट्स की और इकोनॉमिक पॉलिसी की। ये फर्स्ट डिटेल्ड चार्टर था विद रेस्पेक्ट टू राइट्स। इसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। हिज फादर, हिज डैडी, ये कौन है? बेटे, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह याद रखो, मेरा बच्चा है तू धुरंधर, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिटिशर से क्या ऑफर थे एंड मिशन क्या है। अगस्त ऑफर आता है आपका 1940 में, ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना। फिर आता है आपका क्रिप्स मिशन, फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यहाँ क्या बोलती है, इन प्रिंसिपल नोट देते हैं कि हाँ भाई बना सकते हो, ठीक। यहाँ की उनकी मजबूरी पड़ गई बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 था। यहाँ पे इन रियलिटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, ठीक। ये ध्यान रखना। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्लस स्टेटमेंट बेस्ड, वहाँ पे आप हेलमेट कर पाओगे। अगस्त ऑफर 1940 में आता है। उस टाइम वाइस रॉय कौन थे? लिनिथगो। ये एक्सेप्ट करते हैं इन प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स नोट करते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना। यहाँ और इसमें 3 डिमांड्स मिलती हैं आपको। क्या? CDE। एक है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिगार्डिंग, एक है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट्स, ठीक है। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था इन प्रिंसिपल। ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आईएनसी ने क्या एक्सेप्ट किया था, क्या नहीं किया था, या मुस्लिम लीग पार्ट थी या नहीं थी, तो ये सब ध्यान रखना है। अब आते हैं क्रिप्स मिशन पे, जो आया था 1942 में, जिसने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। फर्स्ट कॉन्क्रीट ऑफर कब? पोस्ट वॉर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। वॉर कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर 2। गांधी ने डिसमिस किया था, उन्होंने क्या बोला था इसको? अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। इसको क्या करना है? रट्टा मारना है।
ये पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि किसने डायलॉग दिया था ये, है ना। और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था क्रिप्स प्रपोजल को सिंस दे डिमांडेड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज। किसके लिए? यहीं से पाकिस्तान का आपका आइडिया आता है और फिर एक रेस्ट ऑफ इंडिया का। देन आती है आपकी कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946, जिसने इन रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था। इट लेड डाउन द एक्चुअल स्कीम फॉर द असेंबली। इसके 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स एंड ईवी अलेक्जेंडर। इनको याद कर लेना, है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, 3, ये आपका 4 ऑप्शन दे देंगे। एक को मतलब ऑर्डर आउट करना पड़ेगा आपको बेसिकली। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान and their demand for 2 assemblies, and it provided for 1 single assembly together with grouping of provinces. Okay? अब आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के रिगार्डिंग फैक्ट्स देखने के लिए। इसको अनाउंस किया गया था ऑन 24 अगस्त 1946। इट टुक ऑफिस ऑन 2 सितंबर 1946। 9 डेज का गैप है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों में से कोई भी एक डेट याद है तो आप दूसरे पर अराइव कर लोगे। वॉइस राय वेबल थे हु हैड इट ऑन पेपर, जिन्होंने हेड किया था। एंड नेहरू जी वॉज इन इफेक्ट दी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट ध्यान रखना आप, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। नेहरू वॉज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। जो आज का वाइस प्रेसिडेंट है ना, उससे कोई मैच नहीं है इसका। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ द असेंबली। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। कैसे थी? 296 आपका ब्रिटिश इंडिया की, फिर देन 93 प्रिंसली स्टेट्स की। जो सीट्स थी दे वर फिक्स्ड एट द रेशियो ऑफ 1 पर 10 lakhs। ओके। वर्किंग स्ट्रेंथ क्या थी जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था? वो थी 299। ये सब पीवाईक्यूज में पूछे गए, मैं खुद रिवाइज करवा दूंगा आपको मल्टीपल टाइम्स ताकि आप रिटेन कर पाओ। रिटेन करोगे तो क्या होगा? रिकॉल। ये ट्रिपल आर स्ट्रेटेजी होती है, रिवाइज, रिटेन, रिकॉल। और जब अपनी फर्स्ट सिटिंग होती है असेंबली के, तब कितने मेंबर्स थे? 207। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया की जो सीट थी दे वर फिल्ड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। एंड जो इलेक्टर्स थे देयरफॉर द एमएलए रिटर्न इन द 1946 प्रोविंशियल इलेक्शंस। एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी आपकी दे वर फिल्ड बाय नॉमिनेशन। जो यहाँ सिंपल सा बता देता हूँ आपको, 2 चीजें थी, एक तो आपका ब्रिटिश इंडिया वर्सेस प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे जो मेंबर्स थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सॉरी, यहाँ से समझ में आएगा आपको। एक था आपका ब्रिटिश इंडिया और एक था आपका प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे जो मेंबर्स थे ना दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और यहाँ थे वो थे आपके नॉमिनेटेड। ओके, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। और इट वाज नेवर बाय एडेड फ्रेंचाइज। एडेड फ्रेंचाइजी क्या है? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी मतलब यहाँ पर हर एक को वोट का अधिकार नहीं था। ओके, ऑलमोस्ट एवरी मेजर लीडर वॉज अ मेंबर एक्सेप्ट गांधी एंड जिन्ना। ये चीज ध्यान रखना, गांधी जी ने एंडोर्स किया था आइडिया। कहाँ पे किया था आपका? जो आपका हरिजन आर्टिकल था, कब आया था? 1939 में। और हरिजन बंधु भी था। इसकी क्या लैंग्वेज थी बताओ कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं फर्स्ट सिटिंग एंड ऑफिसर्स, उनकी की डेट्स। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग होती है आपकी। ओके, फर्स्ट सिटिंग में कितने लोग बैठते हैं आपके? 207। ये चीज याद रखना। 389 थे, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 प्रिंसली स्टेट्स। जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया 299, फर्स्ट सिटिंग में 207। रट्टा मारो रट्टा। फिर वेन्यू क्या था आपका? था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो था प्रेसिडेंट पार्लियामेंट है वहां का। डॉक्टर श्रीधर सिन्हा आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट बनते हैं थ्रू फ्रेंच कन्वेंशन। जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है ना उसको बनाया जाता है इसके थ्रू। मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था, तभी 207। फिर आते हैं आपका 11 दिसंबर। यहाँ पे आपका परमानेंट प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। श्रीधर सिन्हा क्या थे? टेम्पररी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। 2 आपके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ध्यान रखना 2 बनते हैं, ठीक। एक आपके एस सी मुखर्जी, दूसरे वीटी कृष्णमाचारी। बी एन राव आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, और ये लिखते हैं आपका फर्स्ट ड्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही लेटर ऑन बिकम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सॉरी गला सूख रहा है मेरा। अच्छा, बी एन राव है ना, इनको कंफ्यूज मत करना हेमंत वाल से, दोनों ही अलग पर्सनैलिटी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया था। अब बात करते हैं जीवी मावलंकर जी के बारे में। ही हैंडल्ड द लेजिस्लेटिव एंड डोमिनेंट फंक्शंस। लेटर ऑन ये क्या बनते हैं आपके, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब एक बहुत ही क्रूशियल डेट आती है सामने, जो कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने मूव किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इट वॉज यूनिमसली एडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1947। 2 डेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 यहाँ पे इसको मूव किया गया था, एंड अडॉप्ट किया कब किया गया था, 22 जन 1946। ये याद रखना है, ये गैप्स को भी याद रखिएगा तो याद करने में आसानी होगी। इट लेड डाउन द फिलोसफी एंड फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लेटर ऑन क्या बनता है ये, प्रियम्बल। तो इन ये बेसिक टर्म, लेमन टर्म्स है ना। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन क्या था, एक सीड था, एंड उसका फ्लावर क्या है आपका, प्रियम्बल। नाउ मूविंग ऑन टू मेजर कमिटीज एंड देयर चेयरमैन। देखो उसमें ट्रिक मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। अगर नेहरू जी की बात होती है तो जहां भी यूनियन है तो वहां पे क्या होंगे आपके, जवाहरलाल नेहरू जी। जहां पे प्रोविंसेस एंड राइट्स की रिगार्डिंग बात होती है तो वहां कौन होंगे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां प्रोसीजर्स की बात होती है, मतलब बेसिकली फंक्शनिंग की बात होती है ना, वहां कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अम्बेडकर जी आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन। ये ध्यान रखना, ओके। ये बहुत जरूरी है, इसी ये जो ट्रिक है ना, इससे ही आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 1-2 एमसीक्यूज। वो कमेटी जिसको चेयर किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन है ना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए आइडेंटिफाई करने में, है ना। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, एंड ये बस एक थोड़ा एक्सेप्शन है, कौन सा, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, ओके। नाउ कमिटी इज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो प्रोविंस आ गया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। वैसे क्या बताया था मैंने, जहां भी प्रोविंसेस और राइट्स की बात होती है। 2 इसमें ना ये माइनॉरिटीज के ओवरऑल हेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एक है जब भी सब कमेटी की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पर आते हैं आपकी जीबी कृपलानी। जीबी कृपलानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, इस रिगार्डिंग में आपको आगे बताऊंगा। फिर आते हैं आपके सब कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, ये बनते हैं आपके एस सी मुखर्जी। तो इन दोनों को याद रखना, जहां पे सब कमेटी की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू एफआर फंडामेंटल राइट्स, तो कृपलानी जी आते हैं। फिर जहां पे सब कमेटी की बात होती है विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, कौन आते हैं, मुखर्जी। माइनॉरिटीज मुखर्जी, इस तरीके से याद कर लेना, ओके। यहाँ पे बात हो रही है कमेटी चेयर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या देखते हैं, प्रोसीजर, जैसे मैंने बताया। तो वो स्टीयरिंग कमेटी हो गया, रूल्स और प्रोसीजर कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके रिगार्डिंग भी काम करते हैं, ठीक है। 1 2 3 बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन क्रैक करना। फिर आते हैं आपका ड्राफ्टिंग कमेटी पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसने ड्राफ्ट इसकी प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ये सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में। इसके 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कैसे, एक आपके खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना, प्लस 6 अदर मेंबर्स, ओके। अम्बेडकर जी एंड गोपाल स्वामी अयंगर
लाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, फिर एन माधव राव जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तर जी को, शायद ये इनकी डेथ हो गई थी मे बी, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को, एंड टी टी कृष्णमाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया था खेतान साहब को। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि पी एन राव कौन थे, आपके एडवाइजर थे, नॉट अ ड्राफ्टिंग चेयरमैन, एंड इसको कंफ्यूज नहीं करना है एम एन रॉय से। ठीक, कैलीग्राफी किसने की थी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब रायजादा ये रखना बस, रायजादा ने क्या किया था, कैलीग्राफी की थी। एंड आर्ट एंड डेकोरेशन किसने किया था, नंदलाल बोस जी ने। नंदू को क्या पसंद थी, नंदू को आर्ट पसंद थी, नंदू को डेकोरेशन पसंद थी, इस तरह याद कर लेना। और हाँ, ये शायद आपके स्टूडेंट थे अभिनंदननाथ टैगोर जी के। हाँ, अब बात करते हैं अडॉप्शन एंड कमेंसमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट कब किया गया, तो ये डेट है आपकी 26 नवंबर 1949, एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। कब से, 2015 से, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जो इस तरीके से याद करो, एक है आपका 26 नवंबर 1949 और एक आपका 26 जैन 1950। यहाँ क्या होता है ना, इसको अडॉप्शन की डेट बोलते हैं और इनेक्टमेंट की, बट यहाँ पे क्या है, एनफोर्स किया जाता है। ये वर्ड्स में ही सारा फंसा हुआ है मामला, तो जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इन वर्ड्स को ध्यान रखना, एडॉप्शन एंड एनेक्टमेंट या एनफोर्समेंट। अच्छा, डेट क्यों चुनी जाती है 26 जनवरी को, टू ऑनर पूर्ण स्वराज डे। ये कब हुआ था आपका, आईएनसी का जो लाहौर सेशन था 1929 का, वहां पर डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को वी विल सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द की सिंबल्स एंड माइलस्टोन्स। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो आपको याद रखना है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट की थी, जैसे मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1947। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था मई 1949 में थ्रू लंदन डिक्लेरेशन। ये पूछ लेता है, ठीक। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 में, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक, तो देखो इसमें ये 3 चीजें रखना, नेशनल फ्लैग, एंथम एंड सॉन्ग, फास्ट, ये पहले होता है फ्लैग, ठीक है, 1947 में। एंड जो ए एंड एस है, ठीक है, फास्ट का, ये होता है आपको 24 जैन 1950। इस तरह याद करना, एंड प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना, बिकॉज अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागा तो वीडियोस नहीं बन पाएंगे, तो थोड़ा सा आप इसको देखना, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ ना, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो जब भी ऑफिस के बाद टाइम मिलता है मैं वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, फैक्ट्स फिगर देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। टोटल कितने सेशन होते हैं, 11, ऑलमोस्ट 3 साल लग जाते हैं हमें, 3 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। इसको याद रखना है, ये सब PYQs है। सेशन कब होता है, सबसे लंबा, सॉरी लॉन्गेस्ट सेशन, 7 सेशन सबसे लॉन्गेस्ट होता है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी कंट्रीज से स्टडी किया है, 60 कंट्रीज से। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, 64 लैक्स। फाइनल सेशन कब होता है, 24 जनवरी 1950। यहीं पे आपका क्या डिसाइड होता है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, ओके, लास्ट डे था नहीं इसलिए। आफ्टर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ये कब होते हैं आपका, 1951 से 1952, ओके। अब बात करते हैं पर्सनैलिटीज के रिगार्डिंग, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रिगार्डिंग बात करते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मॉडर्न मनु बोला जाता है, बहुत फेमस है ये। ही वॉज फर्स्टली इलेक्टेड एज द, हाँ, इनको बंगाल असेंबली से पहले इलेक्ट किया गया था टू द सपोर्ट ऑफ जोगेंद्रनाथ मंडल, ठीक है। एंड जब पार्टीशन हो गया था उसके बाद इनको बॉम्बे से इलेक्ट किया गया था, तो ये 2 बार इलेक्ट होते हैं
एक बार जो इलेक्ट होते हैं ये तो होते हैं बंगाल, फिर जब री इलेक्शन होता है, री इलेक्टेड है ना, री इलेक्टेड टू बी प्रिसाइज, तो वो होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे से, सॉरी प्रेसिडेंसी नहीं, बॉम्बे से। अब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग। ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और ये अपने हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। डॉक्टर सुखविंदर सिन्हा आपके प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे। क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रेंच कन्वेंशन, सीनियर मोस्ट बंदा बनता है। बी एन राव आपके कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट किया था। फर्स्ट ड्राफ्ट, ये वर्डिंग ध्यान रखना है ना। एंड लेटर ऑन क्या बनते हैं आपका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज। इनको कंफ्यूज किससे नहीं करना है? एम एन रॉय से, जो है डैडी ऑफ द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आपके दो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, एक है एच सी मुखर्जी और एक है वी टी कृष्णमाचारी। मुखर्जी आपके माइनॉरिटीज कमेटीज के भी चेयरमैन थे। किस तरह याद करना है? एमएम, है ना, माइनॉरिटीज मुखर्जी। एंड जीवी महावलंकर आपके फर्स्ट स्पीकर बनते हैं ऑफ द लोकसभा। क्रिटिसिज्म क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लिमिटेड फ्रेंचाइजी होती है, जैसा आपको पता ही है। फिर नॉट अ फुली सॉवरेन बॉडी क्रिएटेड अंडर द ब्रिटिश अथॉरिटी। ये आपका ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके मेंस में भी यूज हो जाएंगे, मेंस विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। अब यूपी पीछे से तो चला गया है ना, वहां तो आपका यूपी जीके होता है। हाँ, तो कहाँ पे था? हाँ, एंड इट इज एलाइज दैट ये कांग्रेस डोमिनेटेड था एंड डोमिनेटेड बाय मोस्टली लॉयर्स एंड हिंदूज। इट टुक अ लॉन्ग टाइम दो कंपेरेबल टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसीजर। भाई टाइम लगता ही, क्यों? 60 कंट्रीज। अब बात करते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लैंडेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 42nd जो अमेंडमेंट होता है ना, ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट होता है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ओरिजिनली हमारे पास एक प्रीएम्बल है, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। कितने? 395 आर्टिकल्स सिंस स्टार्ट, सिंस द वेरी बिगिनिंग। 22 कितने आपके पार्ट्स हैं? 8 शेड्यूल्स। बट राइट नाउ अभी क्या है? 470 इज द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स की 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ये मेजर सोर्स है, ठीक। यहाँ पे क्या ब्रॉड फीचर्स हैं? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। कुछ याद करो ना करो, ये दो रोज याद कर लेना। और ये जो टेबल है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर बोरिंग से आते हैं, किससे? तो यहीं से फंस जाएंगे आपके, 1 से 2 क्वेश्चन इजीली। एंड अगर ये याद भी रहता है, अगर आपका नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, तो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर पाओगे। बात करते हैं ब्रिटेन से हमने क्या बोरो किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरिज्म। रिट्स में लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। रिट्स यूएसए से नहीं है, सब यूएसए मैच करते हैं। इट इज यूके। ब्रिट रिट, ब्रिट रिट। अब बात करते हैं आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की। यहां से हमने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को आप कैसे रिलेट करोगे, याद करोगे? ट्रम्प। अब मैं इस बंदे की क्या तारीफ करूं, है ना। तो आप समझ जाओगे कि जब भी इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात होगी तो वो यूएस से ही रिलेटेड है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रीएम्बल का आइडिया। जो आपको ना याद रखना है वो येलो सॉरी येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया? डीपीएसपी। आयरलैंड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तबियत खराब हो गई थी। हाँ, तो आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी लिया है ना। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड जो आयरलैंड ने डीपीएसपी का आइडिया लिया ना, वो स्पेन से लिया है। एंड देखो यहाँ पे ना 2 चीजें ध्यान रखना। जो यूएस है, यहाँ इम्पीचमेंट की बात होती है, किसकी? प्रेसिडेंट की। यहाँ पर इलेक्शन की बात होती है, किसकी?
प्रेसिडेंट की। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, नॉमिनेशन की अगर बात होती है राज्यसभा मेंबर्स की, तो यहाँ पे क्या है, यह है आपका आयरलैंड। एंड अगर इलेक्शन की बात होगी तो ये क्या आएगा, साउथ अफ्रीका। तो ये छोटी चीज याद रखना, तो काफी सही रहेगा एमसीक्यूज में ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। अब आते हैं कनाडा पे, ठीक है। कनाडा एक्चुअली प्रो सेंटर है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, क्वासी फेडरल, हेरिटरी पावर्स विद द सेंटर, दो प्रो सेंटर, सब कुछ सेंटर के पास जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सेंटर अपॉइंट करेगा बाय द सेंटर, एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट रिस्क रिगार्डिंग बात करती है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स और जॉइंट सिटिंग। अरे जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। जर्मनी बात करती है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। यूएसएसआर रसिया अपना, यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। यहाँ से क्या आते हैं, आइडियाज ऑफ जस्टिस, वो क्या है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, SEP। ठीक, इस तरह याद कर लेना आप लोग। फ्रांस हमने किस चीज का आइडिया लिया, रिपब्लिक मीन्स होता क्या है कि जो कंट्री का हेड है ना वो हेरिडिटरी नहीं है। ओके, इस तरह याद करना। आइडियल्स क्या है आपके, ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये कहाँ से आता है, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो आपका 1789 में होता है। और ये जो एल्डेस्ट मेंबर जो चेयर करेगा, यहीं से कन्वेंशन आता है। कौन बनते हैं आपके, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। हमने यहाँ के लिए प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। और अगर नॉमिनेशन की बात होती है तो वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। जापान की बात करते हैं। जापान से हमने कॉन्सेप्ट लिया है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। देखो यहाँ पे जल्दी रिवाइज करते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कहाँ से लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रिट्स ब्रिटेन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, स्पेन से। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात होगी तो वो हमने लिया है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंस है ना, जर्मनी से लिया है। ड्यूटी एंड जस्टिस की बात होगी वो रशिया, कौन, पुतिन साहब, स्टड आर्मी। फिर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात कहाँ होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये कब हुआ था, 1789 में। अमेंडमेंट्स की बात होती है तो ये साउथ अफ्रीका से। और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जापान में। ठीक, हमने अब थ्योरी फिनिश कर ली। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज के पॉइंटर्स में। सॉरी, तो इस तरह आप क्या कर पाएंगे, रिवाइज भी कर पाएंगे, रिटेन भी कर पाएंगे एंड रिकॉल कर पाएंगे। बस आप सिर्फ आपको जो काम करना है, सुनो विद अ काम कंपोज्ड माइंड, बाकी मेरे पे छोड़ दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्टी फर्स्ट प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया एट इट्स रांची सेशन। तो मैंने क्या बताया था, तो उसका आंसर क्या है, स्वराज पार्टी। मैंने क्या बताया था वो बता दूं। आइडिया की बात होगी तो MN रॉय। ऑफिशियली कब डिमांड किया, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो 1935 में। एंड अगर पार्टी की बात होगी तो स्वराज पार्टी, सिंपल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके एक साथ क्लब हो गए। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, हु फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ, किसने फ्लोट किया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, MN रॉय। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कब डिमांड किया था, इन 1935। हरिजन आर्टिकल किनका था, जो 1939 में आया था, इन्होंने एंडोर्स किया था फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट कैन प्रोड्यूस इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन। ये थे आपके महात्मा गांधी जी। इनका एक और आर्टिकल बताया था मैंने आपको, हरिजन बंधु। राइटिंग को मत जाना प्लीज, है ना, राइटिंग थोड़ा ऐसे ही है, गुजराती लैंग्वेज। ठीक, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे।
मैं फिर से क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। अगस्त, ये 3 ईयर है, 1940, 1942 एंड 1946। यहाँ पे आता है आपका अगस्त ऑफर, वाइसरॉय कौन था? लिन लिथगो। यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मतलब हाँ बोलते हैं पहली बार। फिर आता है 42, यहाँ पे होता है आपका क्रिप्स प्रपोजल। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट चाहिए था। पोस्ट वॉर क्या बोला, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। फिर बट इन रियलिटी जो काम होता है वो होते 3 मेंबर्स की कमीशन थी, कैबिनेट मिशन प्लान। कौन थे मेंबर्स? एवी अलेक्जेंडर, फिर क्रिप्स एंड पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने इन रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट किया था क्या? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ओके, ये पूरी मैंने कहानी बता दी आपको। तो 1942 का क्या ऑफर था, 1940 का क्या ऑफर था, सॉरी है ना, अगस्त ऑफर था। फिर ये आया था प्रपोजल टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर, जैसे देखो ना ये कीवर्ड है, द वर्ल्ड वॉर 2 वाज ऑफिशियली मेड बाय विच मिशन? क्रिप्स मिशन था 1942 का। क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय विच पार्टी दैट डिमांडेड 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज? ये थी आपकी मुस्लिम लीग। अच्छा, आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच प्लान was the Constituent Assembly of India was actually constituted? ये है आपका कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इसके मेंबर्स मैंने आपको बता दिए। कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 constituent assemblies and proposed how many constituent assemblies? One single assembly for one nation, that is अपना प्यारा भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, under the cabinet mission plan, provincial representation was based on population at roughly 1 seat per how many people? ये है आपका 10 lakhs। Total strength of the Constituent Assembly under the Cabinet Mission Plan was fixed at how many members? 389. Question number 12. Of the total 389 seats, Indian princely states were allotted how many seats? 93 seats. Okay. After the withdrawal of Muslim League members, the strength of the Constituent Assembly came down to how many members? 299. And first sitting में कितने members थे? 207, 207. Question number 14. The members of the Constituent Assembly from the provinces were chosen by the method of indirect election. कौन करती थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मैंने आपको बताया था ना, एक तो आपका ब्रिटिश इंडिया का था, एक प्रिंसली स्टेट्स का था। यहाँ पे क्या था? इंडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे क्या था? थ्रू नॉमिनेशन। इसलिए बोलते हैं पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 15, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय व्हिच बॉडी इन द प्रोविंशियल? ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Question number 16, the Constituent Assembly was a partly elected, partly which type of body? Nominated. Question number 17, which single major leader was not a member of the Constituent Assembly? एक है आपका महात्मा गांधी और एक थे आपके जिन्ना। जिन्ना भी नहीं थे, है ना? क्यों नहीं थे? बिकॉज ये पाकिस्तान की तरफ थे, बेसिकली गद्दार। Question number 18, in the interim government formed in 1946, who was the vice president of the executive council? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। On which date the interim government was announced in 1946? 24 अगस्त 1946। डेट्स याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिटिंग कब होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946। प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन बनते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सिटिंग में? सचिदानंद सिन्हा। देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं ओल्डेस्ट मेंबर को किस कंट्री के कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया? तो ये थी फ्रेंच, यहाँ कन्वेंशन थी, सीनियर मोस्ट मेंबर को चूज किया था जो थे अपने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट, है ना, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वेर द 2 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एक आपके एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णमाचारी। एच सी मुखर्जी याद करो किस सब कमेटी को हेड कर रहे थे? माइनॉरिटीज को। ओके। ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन 25, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेइंग डाउन द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मूव्ड बाय हूम? जवाहरलाल नेहरू। कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946। कब अडॉप्ट किया गया था? यूनानिमसली ऑन 22 जन 1947। ओके, ये सारे क्वेश्चन यही कवर हो गए। 28, क्वेश्चन नंबर 28, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर फॉर्म द बेसिस ऑफ विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल। ओआर क्या है आपका? सीड है। प्रीएम्बल इज व्हाट? अ फ्लावर ऑफ इट, है ना, फल। The Nehru described the objective resolution as a pledge representing the aspirations of whom? अपने नेशन को, ठीक है, प्यारे भारत। क्वेश्चन नंबर 30, the most important committee of the Constituent Assembly
tasked with preparing the draft was which committee? ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको चेयर कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको एक साथ क्लब कर दे रहा हूँ, है ना। और इसको कब अपॉइंट किया गया था? 29 अगस्त 1947। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। हु चेयर द यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि जहां भी यूनियन आएगा वहां जवाहरलाल नेहरू, जहां भी प्रोविंस प्लस राइट्स की बात होगी वहां कौन आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां पर प्रोसीजर या स्टीयरिंग की बात होगी वहां पे क्यों कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, हु चेयर द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु चेयर द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे मैंने बताया, जो बहुत ईजी है, अगर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा जाए एंड पता हो पीवाईक्यूज तो आपको क्या पता चल जाता है, आप पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप जो रैंडमनेस है ना वो नहीं होगी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? जवाहरलाल नेहरू। हु चेयर द एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? BN राव। माइंड यू, देखो ये एडवाइजर हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना किससे? भीमराव अंबेडकर जी से, है ना। और इसको उनसे भी कम, बिकॉज सेम साउंड होता है ना, MN राव, इनसे भी मत करना, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40, हु चेयर द स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स प्रोसीजर कमेटी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 41, द लेजिस्लेटिव डोमेन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर चेयर्ड बाय होम? GV मावलंकर। ठीक है, और ये क्या बने थे अपने इंडिया के पहले? फर्स्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। 42nd, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months 18 days, एज इट इज पूछा जाता है। अच्छा, सबसे लंबा सेशन कौन था? 7th सेशन, ठीक है, लॉन्गेस्ट था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड हाउ मेनी सेशंस इन टोटल व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? 11 सेशन थे। ऑन विच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फाइनली अडॉप्टेड? 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसको अडॉप्टेड भी बोलते हैं, इनएक्टेड भी बोलते हैं, है ना। और अगर एनफोर्स्ड आएगा तो 26 जैन 1950। अच्छा, संविधान कहाँ गया? संविधान दिवस ही कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2015 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950। क्यों, हो रहा है ना याद? अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, रिटेन कर पा रहे हो, मेरे बोलने से पहले रिकॉल भी कर पा रहे होगे शायद, ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाई वाज द 26 जनवरी was chosen as a date for constitution to came into force? पूर्ण स्वराज डे, ठीक है, यही डिसाइड किया गया था कि इसको हम डिक्लेयर करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, इन इट्स फाइनल सेशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड whom at its first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूड एज विच बॉडी अंटिल द 1952? प्रोविजनल पार्लियामेंट। फिर आपके जनरल इलेक्शन होते हैं, फिर पार्लियामेंट बोला जाता है। जनरल इलेक्शन कब होते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन 1949? कॉमनवेल्थ थ्रू लंदन डिक्लेरेशन, ठीक है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर BR अम्बेडकर was initially elected as to the Constituent Assembly from which region later which became the part of Pakistan? बंगाल सिलेक्ट किए जाते हैं। इनको जो सपोर्ट करते हैं वो थे जोगेंद्र नाथ मोंडल। ओके, फिर जब री इलेक्शन होता है ना, ही इज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे। हु डिजाइन द ओरिजिनल कैलीग्राफी ऑफ द हैंडरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो रायजादा मैंने आपको बताया था याद करने, रायजादा कौन करते हैं? कैलीग्राफी करते हैं। इस तरह लेना कि ऐश्वर्या राय का कॉल आया था तो लड़के खुश हो जाएंगे ना, ऐश्वर्या राय कॉल। फिर 54th क्वेश्चन, आर्टिस्टिक डेकोरेशन एंड इलस्ट्रेशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वेर डन अंडर हुज गाइडेंस? ये थे आपके नंदलाल बोस। मैंने क्या बताया था कि नंदू को क्या पसंद है? नंदू को आर्ट पसंद है, नंदू को डेकोरेशन पसंद है, इस तरह याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55, जो अपना लास्ट सेशन था
सॉरी फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो उसमें कितने मेंबर थे टोटल? 207 थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, which 1928 report drafted by Motilal Nehru was an early attempt by Indians to create constitution? ये थी आपकी नेहरू रिपोर्ट। इसमें किस चीज की डिमांड की गई थी? डोमिनियन स्टेटस की। इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन 57, in 1931 Karachi session resolution of the Congress, it emphasized on fundamental rights and which policy? इकोनॉमिक पॉलिसी। जो आपका कराची सेशन होता है, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसको ड्राफ्ट कौन करता है मेजरली? जवाहरलाल नेहरू। इसमें दो चीजों की बात हुई थी, एक आपका फंडामेंटल राइट्स, एक आपका इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, विच कमिटी वॉज चेयर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? ये आपका ड्राफ्टिंग कमिटी। क्वेश्चन नंबर 60, विच प्रोविंशियल कमिटी वॉज चेयर्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ओके, विच कमिटी हैंडलिंग रूल्स स्टीयरिंग वॉज चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद? सॉरी, इसको इग्नोर करना, यहाँ पे थोड़ा टाइप एरर है। अभी सही कट कर देता हूँ उसको, इसको कट करो, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, बेसिकली ये पूछा था कि स्टीयरिंग कमेटी को किसने प्रिसाइड किया था, तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 62, विच एडवाइजरी रोल वॉज हेल्ड बाय बी एन राव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये थे आपके एज अ कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, और इन्होंने ही आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 63, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड रूल ऑफ लॉ इज बोरोड? ये क्या है आपका? यूके। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर बोरोड? ये है आपका यूएस। यूएस से क्या आप बेसिक याद कर लो यार, आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशियल रिव्यू है, फिर क्या था? इम्पीचमेंट। याद आ गया होगा आपको, किस वजह से? मैं ट्रम्प की कहानी बताई थी, उसकी बेवकूफ़ी वजह से पूरी दुनिया सफर करी, एंड स्पेशली इंडिया बहुत ज्यादा, है ना। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डीपीएसपी इज बोरोड? आयरलैंड। और आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन से। रिट्स हमने कहां से बोरो किए हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द आइडिया ऑफ क्वासी फेडरल सिस्टम रेजुलेटरी पावर वॉज बोरोड? कनाडा। कनाडा क्या है आपका? प्रो सेंटर। ठीक है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी इसके थ्रू बाय सेंटर। कहां से बोरो की गई है? कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 67, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंकरेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड इज बोरोड? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज बोरोड? ये है आपका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 69, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड? ये आपका यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज बोरोड? ये आपका साउथ अफ्रीका। एंड यहां से राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन या नॉमिनेशन के रिगार्डिंग बात होती है, ये बताओ मेरे को कहां पे? कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 71, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वेर इंस्पायर्ड बाय विच रेवोल्यूशन? ये है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन इन, कब हुआ था वो? 1789 में।